अगली जो आती है, विभिन्न प्रकार के जो पिकनिक स्थल होते हैं, पार्क होते हैं, जहाँ पर आप घूमने के लिए सुबह सुबह टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप जाते हैं, तो किसके उदाहरण है वो? सामुदायिक जो संसाधन है उसका उदाहरण है। व्यक्तिगत में कोई एक विशेष वर्ग होगा, कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसका इस पर क्या होगा? अधिकार स्थापित होगा। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनके निर्माण के लिए विशेष प्रकार की तकनीक मौजूद होती है, जिनके लिए क्या मौजूद होती है? एक विशेष प्रकार की तकनीक मौजूद होती है, और जिनका उपयोग है एक देश में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन करने के लिए, देश में निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उनके विकास के लिए किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। तीसरा कौन सा आता है? राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर? जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, झरने हैं, नदियां हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जैसे नदियां हैं, बांध है, नहरें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर है, ठीक है, नर्मदा नहर है, एक सरहिंद नहर है जो भाखड़ा नहर के बांध जैसे टिहरी बांध है, ठीक है ना, बिलांगना और भागीरथी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बांध आता है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, नांगल बांध है, विभिन्न प्रकार के बांध है। इसके अलावा नदियां जैसे गंगा है, सिंधु है, तो इन नदियों का जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर के रूप में किया जाता है, विकास के लिए किया जाता है। इसलिए मंदिर है, आधुनिक भारत के मंदिर है, विभिन्न प्रकार के बांध है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर क्या होता है? आपका जो चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर, स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो विशेष संस्थाएं होती है उनका इन पर क्या होता है? आधिपत्य स्थापित होता है, अधिकार स्थापित होता है, और वे क्या करती है? विभिन्न प्रकार के संसाधनों का खनन करती है, निर्माण करती है, उत्पादन करती है। इसके अंदर देखिए जल संसाधन भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज भी आते हैं। आपके अधिकतर है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जो खुले क्षेत्र है, अपवर्जक जो आर्थिक क्षेत्र मैंने बताया था, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र बताया था मैंने, 200 मील की दूरी वाला जो भाग है यहाँ पर, ठीक है ना, उस पर विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उनका आधिपत्य स्थापित होता है। उनकी अनुमति के बिना वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, नहीं वहां पर खनन क्रिया की जा सकती, उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो उनका आधिपत्य स्थापित होता है। क्लियर? इसके बाद में आता विकास के स्तर के आधार, जिसमें संभावित संसाधन। चौथा बिंदु कौन सा बताया था? विकास का स्तर, ये बताया था। विकास के स्तर के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता, केवल संभावी है। विकास के स्तर में पहला कौन सा है? संभाव्य है। वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में मौजूद है परंतु जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जिनकी संभावना जताई जा सकती है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि आपका ये जो इलाका वाला है, इस तरफ राजस्थान के अलावा तटीय इलाके हैं, वहाँ पर पवन ऊर्जा है, इस तरफ भी पवन ऊर्जा है, जैसे जैसलमेर है, यहाँ पर शिखर में हंसनाथ की पहाड़ी, वहाँ पर कहीं पवन चक्कियाँ लगाई हुई है। इसके अलावा विशाखापट्टनम स्थल है, वहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जिनकी संभावना जताई जा सकती है परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं हो रहा है बड़े पैमाने पर, उन संसाधनों को संभावित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसके अलावा आपका जो तटीय वाला क्षेत्र, तटीय जो इलाका है वो क्षेत्र इसके अंदर आता है। क्लियर? इसके बाद में आता है विकसित संसाधन। दूसरा बिंदु कौन सा आता है?
विकसित संसाधन। यानी विकसित संसाधनों के अंदर हम चर्चा करें तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन विकसित का मतलब जिनका विकास किया जा चुका है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच की जा चुकी है, विकसित की जा चुकी है, जिनका उपयोग करने जा रहे हैं, उन संसाधनों को विकसित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। एक तो विकासशील होता है, एक विकसित होता है। जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच की जा चुकी है, जिनका उपयोग कर रहे हैं, उन संसाधनों को विकसित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता किस तरह पर निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है विकसित संसाधनों पर कि कौन से संसाधनों में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी है, कुशलता है, कौशल है, उन पर यह निर्भर करता है। इसके बाद में चौथा जो बिंदु आता है, इसके अंदर तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है भंडार। भंडार का मतलब साधारण भाषा में क्या होता है, संचय करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी मौजूद नहीं है, उन्हें ध्यान देना भंडार। पर्यावरण में, वातावरण में मौजूद वे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु जिनका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, कौशल मौजूद नहीं है, मशीनीकरण मौजूद नहीं है, तो उन संसाधनों को किसके नाम से जाना जाता है, भंडारण के नाम से जाना जाता है। भंडार में उनको शामिल किया जाता है। उनकी जो पहुंच है वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास से विभिन्न प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो मौजूद नहीं है, तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर। इसके बाद में अगली जो हेडिंग आती है, उदाहरण के लिए जैसे जल दो गैसों का यौगिक, उदाहरण के लिए इसमें बात करते हैं। जल है, दो गैसों का, इसमें देखिए जल दो गैसों का क्या है, मिश्रण है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल किसका यौगिक है, हाइड्रोजन एवं व ऑक्सीजन, इन दो का क्या है, यौगिक। परंतु हमारे पास देखिए इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, कौशल नहीं है कि हम इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी मौजूद नहीं है। वैसे हाइड्रोजन क्या ऊर्जा का प्रमुख क्या है, स्रोत है, परंतु हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे देश के पास में कि हम हाइड्रोजन है इसका उपयोग करके ऊर्जा बना सकते हैं। इसकी अपार संभावनाएं यहाँ पर मौजूद कर सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में मौजूद नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को भंडार में संचित किया जाता है, रखा जाता है, संग्रह किया जाता है। इसके बाद में अंत में जो चौथा आता है वो आता है संचित कोष। संचित कोष की अगर हम चर्चा करें तो देखिए ये संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। संचित कोष है संसाधन भंडार का हिस्सा है। संचित कोष किसके अंदर आता है, ये भी इसका ही भंडार है, परंतु हमारे देश में जो मौजूद तकनीक होती है उसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम इन संसाधनों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। भंडार का हिस्सा है तो हमारे देश में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तकनीकी मौजूद है जिसका उपयोग करके संसाधनों का क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए
इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से आपने समझा होगा कि 9th क्लास में भी आता है कि डैम है, जैसे आपका भारत का डैम बनता है, ऊपर वाला बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ टिहरी बांध, भाखड़ा नाला बांध की बात करते हैं, सतलज नदी पर बना हुआ व्यास सतलज नदी। तो इस बांध पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो विद्युत प्लांट है वो लगा सकते हैं, क्योंकि भाखड़ा बड़ा डैम है। तो इस नदी का जल का संचय किया, संचय करने के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थर्मामीटर होते हैं जिन पर क्या गिराते हैं, जल गिराते हैं, और जल गिराने के बाद में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसकी अपार संभावना है। उत्तरी भारत में आपका पूर्वोत्तर जो भारत है, जहाँ पर अधिकतर नदियाँ बहती है, डैम बने, बांध बने हुए हैं, तो उन बांधों के द्वारा किसका उत्पादन करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। वो किसके अंदर आता है, संचित कोष के अंदर आता है। यदि हमारे देश में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तकनीकी मौजूद है, ज्ञान मौजूद है, कौशल मौजूद है, मशीनीकरण मौजूद है, जिनका उपयोग करके वर्तमान में जो मौजूद संसाधन है उनका अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को संचित कोष में रखा जाता है। क्लियर? इसके बाद में देखिए संसाधनों का विकास। अगला जो हेडिंग आती है, अगली जो हेडिंग की बात करेंगे, बिंदु की अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अगली जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है, उस बिंदु पे चर्चा करेंगे हम। जो भी ऑनलाइन क्लास छात्र ले रहे हैं वो अच्छी तरह से बिंदु को समझने का प्रयास करें। नॉर्मल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझिए, सुनिए आराम से, आपका बिंदु क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगली हेडिंग है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, इसमें दो ही एक पॉइंट पे चर्चा करनी है, बिंदु पर ध्यान देना है कि मानव पहले 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में हमने पढ़ा कि मानव जंगलों में रहता था, नग्न अवस्था में घूमता था, कच्चा मांस खाता था, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता था, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसका रहन सहन है, बोलचाल है, ढंग है, उसमें सुधार हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, नई नई सभ्यताएं पनपी, उनका विकास हुआ। वैसे वैसे ऊर्जा के जो संसाधन है उनका भी विकास होता चला गया। विभिन्न प्रकार के संसाधन, सुविधाएं, उनका भी विकास होता चला गया। वैसे जितने भी संसाधन होते हैं, पहला बिंदु आता है कि प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। विभिन्न प्रकार के जो भी संसाधन है, किसकी देन है? प्रकृति की देन है, प्रकृति के उपहार है, गॉड गिफ्टेड, गिफ्ट दिया है, ठीक है ना। जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि उत्तर में प्रवाहित होने वाली जो भी नदियां हैं वो हिमालय का उपहार है। आपका विशाल जो मैदानी भाग है, ये जो बीच वाला मैदानी भाग आता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये किसकी देन है? नदियों की देन है, नदियों का उपहार है, गिफ्ट दिया है भारत ने। भारत को हिमालय ने क्या दिया? गिफ्ट दिया, हिमालय ने दिया, उपहार दिया है। वैसे ही क्या है, विभिन्न प्रकार के जो भी संसाधन है किसकी देन है? प्रकृति की देन है। और जिनके द्वारा मनुष्य क्या करता है? दूसरा बिंदु आता है जीवन यापन करता है, आरामदायक जीवन महसूस करता है, जीवन यापन करता है। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु आता है जीवन की गुणवत्ता, जिनके द्वारा क्या करता है? जीवन की गुणवत्ता, एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, आरामदायक जीवन व्यतीत करता है। किसके द्वारा? विभिन्न प्रकार के संसाधनों के द्वारा। इसके साथ ही साथ देखिए संसाधनों का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे देखिए विभिन्न प्रकार के वन है, जंगल है, वन्य जीव है, या मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लालचवश है, मनुष्य ने अंधाधुंध विकास के कारण से है, उन्होंने देखिए प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाया। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की,
पारिस्थितिकी संतुलन है खराब हो गया, वर्षा पहले बहुत ज्यादा होती थी, वर्षा बहुत कम होती है। ये किसका कारण है? पेड़ों का कारण है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु वन 23% भाग पर ही मौजूद है, 23-24% भाग पर ही मौजूद है। तो ये क्या है कि प्रकृति की देन में जीवन यापन करता है मनुष्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों के द्वारा, और अपने जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का प्रकृति का उसने उपहास किया है, प्रकृति को उसने नुकसान पहुंचाया है। ये सबसे बड़ा क्या है? उसका रीजन है। और मनुष्य के सामने इसी कारण से अंधाधुंध प्रयोग के कारण से, छोटा बिंदु क्या आता है? अंधाधुंध उपयोग के कारण से सड़कें बनी, नहरें बनी, पुल बने, बांध बने बड़े बड़े, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, अपीको आंदोलन है। आंदोलनों के बारे में अपनी छोटी छोटी जो कक्षाओं में चलने वाले जो सामाजिक की बुक है उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो वहां पर देखिए अंधाधुंध उपयोग के कारण से मनुष्य के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। संसाधनों का अधिक उपयोग किया तब मनुष्य के सामने है